एशियन न्यूज के संतुलन का समीकरण, इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दरअसल दोस्तों, जो लोग इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं, ये कंसेप्ट ये है कि कोई चीज, कोई विषय, कोई संदर्भ, कोई ऐसा मुद्दा जिस पर दो तरह के विचार हो सकते हैं। जो डिसबैलेंस है, वो डिसबैलेंस कहाँ है, लोगों ने क्या कहा, लोगों की कथनी करनी में कहाँ अंतर है, या कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो बातचीत बहुत जगह होती है। बातचीत ये होती है कि महिलाओं को हम हिस्सेदारी देंगे। हमारे देश ने देखा कि अभी नया संसद भवन बना और उसकी ओपनिंग हुई, और उस ओपनिंग में लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, पर यह कहा गया कि महिलाओं के लिए हम एक बराबरी की हिस्सेदारी खोल रहे हैं, और सत्र बुलाया गया। और वहां पर उस सत्र में 19 सितंबर की बात है कि उसमें कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा कि इतिहास में अमृत प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो हम लेके आ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार होगा, हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कहा और सारे राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया, और ये जो अधिनियम था ये दोनों जगह से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। तो लोगों को बड़ी उम्मीद जगी और स्त्रियों के पक्ष में बड़ी बड़ी दलीलें दी गई और लंबे चौड़े भाषण दिए गए, और ये लगा कि अब जब भी आगामी चुनाव होंगे तो उसमें जो महिलाएं, उनको बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी। बराबरी की ना सही तो जितनी बात हो रही है उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। इसी तरह की बातचीत हुई युवाओं को लेकर। सभी पार्टियों ने कहा कि हम युवा नेतृत्व को बढ़ावा देंगे और हम युवाओं को आगे लाएंगे। अभी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सब जगह कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, और कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद ये समझ में आया कि इस अधिनियम में जितना प्रावधान की बात की गई थी उतने भी लोगों को इसमें, महिलाओं को खास करके, ना हिस्सेदारी दी गई है, ना युवाओं को उस तरह से हिस्सेदारी दी गई है जितनी देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कई बार ये लगता है कि जो भूमिकाएं हैं महिलाओं की, अगर हम भूमिका की बात करें, युवाओं की भूमिका की बात करें, तो वो किस तरह की भूमिका राजनीति के क्षेत्र में या बाकी क्षेत्र में निभा रहे हैं। तो यदि वो राजनीति की बात करें तो उसमें हो सकता है कि उनको रणनीतिकार होना चाहिए, उनको पॉलिसी मेकर होना चाहिए, उनमें जुझारूपन होना चाहिए। और कोई भी पार्टी जहां पे कि नेक टू नेक संघर्ष है, वो सोचती है कि हम उस पे दांव लगाएं जो जीत कर आए। तो उनको कहीं लग रहा है कि जो महिलाओं को हमने टिकट दिया पिछले चुनाव में, उनके अनुभव होंगे कि वो उतने संख्या में नहीं जीती। इसीलिए तमाम तरह की बातचीत, अधिनियम, विधेयक सब पारित होने के बाद, लंबे लंबे भाषण के बाद, हमारे यहाँ पर, या हम मध्य प्रदेश की भी बात करें, तो जो टिकट वितरण हुआ है उसमें उतनी हिस्सेदारी नहीं है जितने की बात की गई है। अब ये कहा जा रहा है कि 2029 आएगा, तब तक ये सारी चीजें हो जाएगी, और फिर जब नियम बन जाएंगे तब नियम से ये कार्रवाई पूरी होगी। आप सब समझते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे नियम बने। हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है कि छुआछूत को लेकर नियम नहीं है, दहेज को लेकर नियम नहीं है, लिंग परीक्षण को लेकर नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है, और हम कौन सा नियम मानते हैं। समाज में जो स्वीकार होता है वही चलता है, वरना तो हमारे यहाँ इतने सारे नियम है, पर हमारा समाज सरकारी नियम ये जो है वो उससे नहीं चलता, वो सामाजिक दबाव से चलता है। इसीलिए तमाम तरह के नियम होने के बावजूद हम कहते हैं कि हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो पहले दिन से यहाँ का नागरिक है। पर क्या हम अपने समाज में ये देखते हैं कि लोग अभी बराबरी से हैं? क्या हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा हो गया है कि हम लोगों को बराबरी से समझते हैं? कानून सबको बराबरी का हिस्सेदारी देता है, चाहे इस देश में पैदा होने वाला अडानी हो, अंबानी हो, या किसी गांव का खेदूराम हो, उसको कानून सबको बराबरी का हक देता है। और अगर हमारी आधी आबादी महिलाओं की है तो निश्चित रूप से उनको भी उतना ही हक होना चाहिए डेमोक्रेसी में। पर हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे राष्ट्र की जिनको हम कहते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, हम उनकी भी बात करें तो वहां पर भी प्रारंभ से महिलाओं को उस तरह की हिस्सेदारी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। अलग अलग विषयों पर लोगों के विचार, जनता के बीच में ले जाते हैं। तो इस कार्यक्रम को जो प्रस्तुत करते हैं
जिसको हम कहें इसके एंकर हैं, वो अभिनीत शुक्ल हैं। मैं उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ और आप सभी का एशियन न्यूज की ओर से स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में। जी हाँ, आज हम जो परिचर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे देश की आधी आबादी के बारे में है और हम जो बात करने जा रहे हैं भारत भाग्य विधाता, जो हमारे देश का भविष्य बनाने वाले लोग हैं, हमारे युवा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं युवाओं और महिलाओं की चुनाव में भागीदारी और सहभागिता के बारे में। तो आइए इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा सबसे पहला सवाल रत्ना जी से है। रत्ना जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो दौर चल रहा है राजनीति का, आरक्षण का मुद्दा इस बार का मुख्य मुद्दा माना जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय का जो हमारा विधानसभा चुनाव है, इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी कैसी रहने वाली है? महिलाओं की हिस्सेदारी पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अगर हम वास्तविकता के धरातल पर बात करें तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं राजनीतिक दलों द्वारा, लेकिन उसको मूर्त रूप नहीं दिया जाता। और महिलाएं भी, अधिकांश महिलाओं की बात करते हैं, वो अपने मन से मताधिकार का उपयोग नहीं करती। अधिकांश रूप से वो अपने भाई, पिता या पति से प्रभावित होती हैं कि भाई आप किसको वोट देना चाहिए, वो उसको वोट देती हैं। तो जबकि मताधिकार का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। आप देखिए कि बहुत से बड़े बड़े नेता किसी भी दल के हों, कई बार वो हार जाते हैं। निर्दलीय व्यक्ति जो खड़ा है वो जीत जाता है। विधायक पद की बात कर रही हूँ। तो इस अधिकार का उपयोग बहुत सोच समझकर और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। और जैसे कि अभी चल रहा है कि जनसंख्या के आधार पर महिलाओं की आबादी बराबर है, तो बराबर, तो वैसा तो अभी तक हुआ नहीं है और ना ही निकट भविष्य में होने वाला है, जैसा कि हम लोग अभी तक देख रहे हैं। तो इसके लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी सभी राजनीतिक दलों को, तभी महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार मिल पाएगा। अच्छा, हम जैसे देख रहे हैं 33% आरक्षण की बात हो रही है। वर्तमान की मौजूदा स्थिति में 13% महिलाओं की हिस्सेदारी है हमारी राजनीतिक व्यवस्था में। वहीं हम अगर देखें दूसरे देशों में, तो दक्षिण अफ्रीका में 42%, ब्रिटेन में 24%, अमेरिका में 25%, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21-22% आज की सहभागिता है महिलाओं की राजनीति में। तो हम कहीं ना कहीं उससे बहुत दूर हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है ये सब कि महिलाएं राजनीति में नहीं आ पा रही हैं? शुरू में तो ऐसा महिलाओं की और एक आम जो सामाजिक व्यवस्था थी उसकी धारणा थी कि महिलाओं के लिए राजनीति बहुत कहना चाहिए कि अच्छा क्षेत्र नहीं है, जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, या उनके लिए उतना कहना चाहिए सुखदायी नहीं है। कई बार चरित्र पर लांछन वाली स्थिति थी। कई बार उनको था कि वक्त बे वक्त कहीं जाना पड़ सकता है, परिवार छूट जाएगा, ऐसी दुनिया भर की बातें होती थी। लेकिन जब महिलाओं ने राजनीति में आना शुरू किया, खासतौर से इंदिरा गांधी के बाद कुछ परिवर्तन आया कि नहीं, महिलाएं, जब अटल बिहारी जी ने बोला कि दुर्गा का रूप है, तब महिलाएं आने लगी। उसके बाद की स्थिति यह हुई कि अगर पति विधायक है, किसी कारण से उसका निधन हो गया है, तो चलो उसकी पत्नी को टिकट दे देते हैं ताकि सहानुभूति, वोट मिल जाए, ना कि महिला की योग्यता के आधार पर मिलता था। उसके बाद महिलाएं आने लगी। थोड़ा परिवर्तन तो आया है, लेकिन अभी बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है, जिसके लिए महिलाओं को भी कोशिश करनी पड़ेगी। और ये परिवर्तन की हम जो बात कर रहे हैं, हम आरक्षण की तो बात कर रहे हैं, महिलाओं की डिमांड भी है कि राजनीति में दखल बढ़ना चाहिए। लेकिन कहीं हम देखते हैं कि जहां महिलाएं हैं भी प्रतिनिधि के तौर पर, तो वहां पे जो पार्षद प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, पंच प्रतिनिधि जो होते हैं, ये सब लोग जब राजनीति में आ रहे हैं, नाम महिला का सामने है लेकिन पीछे से कार्य ये लोग कर रहे हैं, तो वो कहां तक सही है? इसके लिए हम महिला को ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि अगर तुमको जनता ने चुना है, तुम एक निर्वाचित प्रतिनिधि हो, किसी भी पद में हो, पार्षद हो, सरपंच हो, पंच हो, कुछ भी हो, तो तुमको अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हम पूरी तरह से उसके पति को या भाई को या किसी पुरुष सदस्य को दोषी नहीं ठहरा सकते कि भाई अगर जनता ने चुना है तो आप काम कीजिए। तो महिलाएं इसके लिए जिम्मेदार मेरे विचार से हैं। जी जी। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं।
गंगेश जी, अभी का जो ये समय चल रहा है और आज की जो हमारी परिचर्चा का विषय है, युवाओं की और महिलाओं की भागीदारी हमारे चुनाव में, आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले करीब 20-25 साल से, खासतौर पर जब से पंचायती राज आया है, पंचायती राज ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और पंचायत स्तर में अभी 50% तक की हिस्सेदारी आ रही है, कहीं जगह कुछ जगहों पे उससे ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि अभी रत्ना मैडम ने कहा कि एसपी यानी सरपंच पति, आपने प्रतिनिधि काल में स्पष्ट बोल रहा हूँ सरपंच पति, विधायक पति, ये वाली जो बात है ना, अब इन चीज़ों से भी महिलाएं इसलिए उभर नहीं पाई हैं क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में एक बड़ा परसेप्शन बना हुआ है कि राजनीति जो है सभ्य व्यक्ति के लिए नहीं है, खाली महिलाओं की बात ही नहीं है, पुरुषों की बात ही है। कोई भी अगर अपने बच्चे के कैरियर की बात चुनने की बात करेगा तो वो उसको आईएएस बनाना चाहेगा, कलेक्टर बनाना चाहेगा, उसका या तो डिप्टी कलेक्टर या कोई ना कोई सरकारी नौकरी की तरफ ही। और कोई व्यापारिक परिवार है तो वो चाहेगा कि उसका बच्चा बिजनेस करे। वो कभी अपने बेटे को ये नहीं बोला कि तू राजनीति में कैरियर बना। ये आमतौर पर ये परसेप्शन बन गया है। तो ये जो परसेप्शन है, ये सबसे पहले ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक प्रतिनिधित्व तो महिलाओं का तो है, लेकिन पुरुषों में भी अच्छे लोग जो राजनीति में नहीं आ पाएंगे, इसकी एक बड़ी वजह ये है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि ऐसा अब लोग समझ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आईएएस की नौकरी करते हुए समझते हैं कि भाई हमने तो अधिकार तो पा लिए, लेकिन पॉलिसी मेकिंग करने की जब बात आती है तो वो अधिकार तो राजनीतिज्ञ के पास है, तो वो उसके लिए फिर प्रयास शुरू हो गया है। तो आपने देखा होगा कि लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ के, इस बार भी देखिए कई सारे आईएएस लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ के ज्वाइन किया राजनीति। अभी एमपी में तो बहुत जबरदस्त एक बागड़े करके एक महिला है, उसने पूरा अभियान चला दिया था। उसकी राजनीतिक मजबूरी भी समझ में आई। मतलब देखिए किस तरह से कहना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह की महिलाओं को प्रमोट करने के बजाय डिमोट कर रही थी। मुझे लगता है कि उनको और प्रमोशन मिलना था। वो महिला अकेले, मेरे ख्याल से वंदना बागड़े नाम है उनका, एमपी की है, वो डिप्टी कलेक्टर थी और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उनका इस्तीफा मंजूर इसलिए नहीं किया कि वो चुनाव में उतर जाएगी तो जीत जाएगी। अपोजिट पार्टी की थी, वहाँ भाजपा की सरकार है, कांग्रेस से शायद उतरना चाह रही थी। तो आखिरी तक वही ये ड्रामा चलता रहा और चाह के भी वो राजनीति में नहीं आ पाई। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में बजाय टांग खींचने के, राजनीति में जो ये परंपरा रही है, ये मतलब ये गला काट स्पर्धा जो रहती है, कब कौन किसको कहाँ पे धोखा दे दे, ये एक बड़ी चीज़ है जिससे लोग डरते हैं राजनीति में आने से। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे राजनीति इस तरह सुधरेगी जब अच्छे लोग आएंगे, जब, और खासतौर पे देखिए भरोसे वाली बात आ रही है। जैसे अभी जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो भी भरोसे की बात करती है। मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी गारंटी की बात कर रहे हैं। तो गारंटी के बाद के साथ आपको अपने चरित्र में भी वो चीज़ें लानी पड़ेगी। आपने जो कहा है उसको करके दिखाइए। और इस तरह से जब धीरे धीरे, मतलब इतने आसान नहीं, इतने जल्दी भी नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में का परिष्कार होना शुरू हो गया है। अच्छे लोग आ रहे हैं और अच्छे लोग आने के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छी है, अभी देश में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ से उतरे हैं। हालांकि 33% आरक्षण वाली बात जो कही जा रही थी, कुमारी शैलजा जी ने घोषणा कर दिया था कि 22 सीट में हम देंगे, तो वो भी दे नहीं पाई। हालांकि 18 सीट तक कांग्रेस ने दोनों पार्टियों को, मेरे को हमको ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों द्वारा वो पूरा नहीं किया गया है 33% वाली जो बात। मुझे तो लगता है जब भाजपा ने ये कानून लाया तो भाजपा को तो बिल्कुल 33% आरक्षण देना ही चाहिए था। खाली छत्तीसगढ़ में, सारे 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं। जी। छत्तीसगढ़ में 15 तक पहुंच पाई है भाजपा और कांग्रेस 18 तक। लेकिन ये देश में सबसे अच्छी जगह है, अच्छी पोजीशन है। जी। और छत्तीसगढ़ पूरे देश में इसलिए भाग्यशाली मैं मानता हूँ इसको। ये हमारी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं की आबादी है, अभी जो अभी आंकड़े आए हैं, अंतिम आंकड़े जो आए हैं, उसमें आधी से अधिक आबादी है। करीब 1 लाख अधिक वोटर्स महिलाओं की पुरुष वोटर्स से अधिक है। और 57 सीट ऐसी है जहाँ पे महिला वोटर्स जो पुरुष वोटर्स से अधिक है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक बढ़े, और तभी राजनीति में नई दिशा में राजनीति बढ़ सकेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये तो महिलाओं की बात हो गई गंगेश जी, लेकिन अब ये युवाओं की जो बात आ रही है, हाँ। युवाओं को जनप्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। पार्टियों द्वारा क्या ये किया जा रहा है? देखिए, या मौका पर्याप्त युवाओं को मिल पा रहा है? मुझे लगता है जिस तरह राजनीति में एक ये परंपरा होनी चाहिए कि अपने साथ
अपनी नीचे की पीढ़ी को तैयार करना, जी जैसा कि ज्यादातर प्रोफेशन में होता है इस तरह का, जी कि अपनी एक पीढ़ी तैयार करके रखते हैं जो अगली एक ऊपर के लेयर के हटने के बाद वो उस स्थान को ले सके। जी जी वो चीज अभी राजनीति में नहीं है। राजनीति में ज्यादातर अभी ये चल रहा है कि कैसे किसकी टांग खिंचाई की जाए। जी मतलब कोई आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं ना, तो उसके पीछे 10 लोग लग जाते हैं, उसका मॉरल डाउन करेंगे, उसको कई तरह से डैमेज करेंगे। अपनी ही पार्टी के लोग, जो भीतरघात की बात आती है, अक्सर हर चुनाव के बाद हम देखते हैं कि भीतरघात की बात आती है। और इसमें युवा जो है, खासतौर पर युवा वर्ग को मैं देख रहा हूँ कि एक समय था जब हम लोग जब कॉलेज में थे, हमारे कॉलेज तक भी प्रतिनिधित्व खत्म हो गया था, जी चुनाव बंद हो गए थे। जी। चुनाव वाला जो दौर था वो कोई गलत नहीं था। मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से अच्छी ट्रेनिंग मिल रही थी और राजनीतिज्ञों के माध्यम से एक अच्छी पीढ़ी तैयार हो रही थी उस समय। और वही देखिए, जो जैसे अभी ये जो दौर है, भूपेश बघेल जी का है, बृजमोहन अग्रवाल है, मोहम्मद अकबर, ये सारे छात्र नेता रहे हैं। छात्र राजनीति से निकल के लोग आज राजनीति में हैं। तो मुझे लगता है ये परंपरा वापस शुरू होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के चुनाव भी अच्छे से होना चाहिए। छात्रों के बीच पढ़ाई लिखाई करना अपनी जगह है, जी जी लेकिन जो मुझे लगता है कि जो बहुत पढ़ाकू है वो बहुत अच्छा समाज के लिए सोच सकेगा, जरूरी नहीं है। जी जी समाज के लिए वो ज्यादा सोच सकेगा जो भले पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो, जी लेकिन वो लोगों के बीच उठता बैठता उसका अनुभव रहेगा। तो उस समय जो था यूथ ज्यादा डोमिनेटेड था। आपको लगता है उस समय उस दौर का जो युवा था वो ज्यादा एक्टिव था? हमारे सीनियर थे, उनका तो प्रोटोकॉल चलता जो था। आपने बोला, मैं उसी बात पे आना चाहता था। अब जैसे छात्र राजनीति की आपने बात की, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अगर बोल रहे हैं हम, या बृजमोहन अग्रवाल जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, ये सब ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से निकले हैं। बिल्कुल। और आज की राजनीति में कहीं ना कहीं एक अपना नाम बनाया है इन लोगों ने। तो उस समय के जो इनका दौर था और आज के दौर की राजनीति में आपको कुछ परिवर्तन समझ में आता है? वही फर्क मैं बता रहा हूँ। अभी जब से ये चुनाव बंद हुए हैं, कॉलेजों में इलेक्शन खत्म हुए हैं और मेरिट के आधार पे जो रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए जाते थे, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वो उतने इफेक्टिव नहीं है जितने इफेक्टिव वो पहले के नेता थे। और वही जब राजनीति में आते थे, कांग्रेस के चाहे यूथ कांग्रेस में आए या NSUI में आए या चाहे पर ABVP में आए और उसके बाद भाजयुमो में आए, तो उनकी दमदारी अलग दिखती थी। मतलब हम लोगों ने तो अपने सीनियरों को देखा है, मतलब जैसे यहाँ पर एक मृत्युंजय दुबे थे, उनके आने से ही एक माहौल बन जाता था। इस तरह के नेता रहे हैं। अभी एक और नेता है भूपेश बघेल जी के साथ के हैं, और नाम मैं उनको भूल रहा हूँ, अंजय शुक्ला जी का नाम ले रहा हूँ। उनको तो मंच से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग तो इनके बारे में ये सोचते थे कि अंजय शुक्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब उनका इतना इस तरह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया था। छात्रों को बीच रह, छात्रों के हितों की बात करके। तो इस तरह की कल्पनाएं अगर किसी व्यक्ति के बारे में पहले से हो जा रही हैं, उनके साथ के लोग अगर कर रहे हैं, वो चीजें अभी नहीं दिख रही हैं। अभी सिर्फ यूथ इस्तेमाल हो रहा है। अभी देखिए 18.5 लाख मेरे ख्याल से नए यूथ बन गए, छत्तीसगढ़ में जुड़े हैं। इनके लिए इनके प्रतिनिधित्व को बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं दोनों पार्टी में किसी यूथ को, यूथ कांग्रेस से तो मेरे ख्याल से एक भी टिकट नहीं है, या भाजयुमो से भी किसी को टिकट नहीं मिला है। दोनों ही पार्टियों में ये स्थिति है। तो मुझे लगता है ये प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जबकि पहले दबदारी के साथ मिलती थी। तब ये लोग आज मतलब एक उम्र के 50 साल के बाद की जो उम्र रहती है उसके रहते तक मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आ गए। मुझे लगता है अभी जो पीढ़ी आ रही है, अगर उसको ऐसा मौका नहीं मिलेगा तो उनको तो ऐसे पदों में आने तक 75 साल पार करके आना पड़ेगा। वो समय उनका वही निकल जाएगा, समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को राजनीति में तैयार करने का समय है। इसके लिए वर्तमान राजनीति को भी सोचना चाहिए और इंस्टीट्यूशन को जो है उनमें भी ध्यान देना चाहिए, खासतौर पे जहाँ पे राजनीति शास्त्र की पढ़ाई होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्तर पे मुझे लगता है चुनाव वापस शुरू होना चाहिए, ताकि अच्छे छात्र नेता वहां से निकल के आए और वो फिर समाज के लिए कुछ काम करें और यूथ को रिप्रेजेंट कर सकें। धन्यवाद गंगेश जी। हमारे साथ अनुभव शुक्ला जी मौजूद हैं। अनुभव जी प्रदेश के सबसे पुराने परिवार, राजनीतिक परिवार शुक्ल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अनुभव, आप एक युवा हैं, हाल ही में आपने राजनीति में कदम रखा है, तो आप क्या सपने लेके राजनीति में आए हैं, जरा हमें उसके बारे में बताइए। देखिए, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि इंडिया इज अ ओल्ड कंट्री बट अ यंग नेशन। आज की औसत उम्र जो एक हिंदुस्तानी की है वो लगभग 29 साल है, लेकिन जैसा कि आप युवाओं और राजनीति और चुनाव की बात करें तो आज के औसत सांसद की उम्र 50-55 साल के आसपास है। मात्र 2.2% युवा हैं, सांसद हैं जो 30 से कम उम्र के हैं,
और अगर आप 45 को भी शामिल कर लें तो 45 से कम उम्र के मात्र 22% सांसद हैं जो 45 से कम हैं। तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि युवा कितने अभी रिप्रेजेंटेशन में अपने आप के और एज अ सोसाइटी के, जहां वो लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, वो अभी कितने कम उस पे हैं, दर पे हैं। और अगर आप दुनिया का इतिहास उठा के देखें तो जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का अगर आप उदाहरण लें तो 8 अगस्त को जब अगस्त क्रांति हुई थी, उसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, तो सारे जो शीर्ष नेतृत्व है उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और वो लीडरलेस मूवमेंट था, उसमें जो स्टूडेंट हैं और यूथ हैं उन्हीं ने बड़ी अहम भागीदारी निभाई थी। और महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हुए थे, आजादी के जितने भी आंदोलन हुए थे, सभी में युवाओं की सबसे अहम भागीदारी थी। जैसे कि नौजवान भारत सभा भगत सिंह जी ने बनाया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं दादा भाई नौरोजी, उन्होंने स्टूडेंट एंड लिटरेरी एसोसिएशन की स्थापना करी थी, वहां पे उन्होंने युवाओं को जोड़ा था। अगर आप बाल गंगाधर तिलक को देखें तो उन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल शुरुआत करके युवाओं को राजनीति में बुलाना और सम्मिलित करने का प्रयास किया था, जिसका एक उदाहरण लोकमान्य तिलक के क्रांतिकारी विचारों का और उनके देश प्रेमी विचारों का उदाहरण ये था कि अपने पितामह पंडित रविशंकर शुक्ल भी लोकमान्य तिलक को देख के ही राजनीति में आए थे। कुछ उसी प्रकार पंडित रविशंकर शुक्ल जी को देख के हम युवा होने के नाते हम अपना एक दायित्व समझते हैं और हमने ऐसा अपना कर्तव्य समझा कि हम युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है और इसीलिए राजनीति में मैंने कदम रखा है। अच्छा, और कैरियर ऑप्शन की जैसे बात होती है अनुभव जी, तो लोग कई आईआईटी चुन रहे हैं, कई आईआईएम जा रहे हैं, कई एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं। तो 18 साल की उम्र के पहले जब आदमी स्कूल में रहता है तो वो अपने कैरियर ये सब दिमाग में लेके चलता है, लेकिन अचानक से कॉलेज आने के बाद स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ों में उसका दखल बढ़ जाता है। तो क्या ये आदमी का सेकेंड वो ऑप्शन रहता है कि अगर कुछ नहीं है तो चलिए राजनीति की जाए, या वो विजन लेके कुछ आगे बढ़ता है? देखिए अभिनीत जी, सेकंड ऑप्शन कहना भी उचित नहीं है। अगर जनता के बीच आप जाएं तो उसको तो लास्ट ऑप्शन आम जनता समझती है, क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन है। एक पिक्चर आई थी नायक जी, अनिल कपूर जी की, उसमें जैसा कि वो परेश रावल जी और अनिल कपूर जी की चर्चा होती है तो वो बोलते हैं कि राजनीति को तो लोग कीचड़ समझते हैं, लेकिन कोई भी उस कीचड़ में आके उसको साफ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये कर्तव्य मेरी समझ से युवाओं का ही है, क्योंकि युवा ही वो हैं, जैसा मैंने अभी कुछ उदाहरण दिए, जो इतिहास बनाते हैं और इतिहास बदलते भी हैं। तो आप हिंदुस्तान की अगर बात करें तो लोगों को एक सेफ और सिक्योर जॉब की और सेफ और सिक्योर लाइफ की इच्छा होती है, और ये ह्यूमन नेचर में है कि वो एक विचारक थे हॉब्स, उन्होंने ये बात कही थी कि मनुष्य को सिक्योरिटी सबसे प्राइमरी होती है, वो सुरक्षा अपने जीवन की, अपने संसाधनों की, अपने अर्थ की और सारी चीजों की सुरक्षा सबसे प्रमुख रूप से चाहता है। लेकिन हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जैसा कि बहुत बड़े बड़े विचारकों ने कहा है कि अगर आप राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो कोई और आपके बदले राजनीति में भाग लेगा, और कोई और आपके बदले नियम बनाएगा, कोई और आपके बदले कानून बनाएगा, और वो कानून हो सकता है कि आपके अनुकूल, आपके विचारों के अनुकूल और आपकी पीढ़ी के अनुकूल और भविष्य के अनुकूल ना हो। क्योंकि जैसा अगर अभी आपने कहा कि युवा यदि नहीं आते हैं राजनीति में तो फिर कौन होगा राजनीति में? जो वरिष्ठ हैं, जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो राजनीति में होंगे, और वो पुरानी पीढ़ी के विचार यदि रखते हैं तो वो विचार हो सकता है कि भविष्य के लिए उचित ना हो। लोग सिक्योरिटी के लिए दूसरी नौकरियों में जाना, जैसा कि आईएएस हो सकता है, सरकारी तंत्र में यदि जाना हो, एमबीए करके प्राइवेट नौकरी में जाने की प्रयास कर सकते हैं। व्यापार का भी अगर आप उदाहरण ले तो व्यापार भी बहुत युवा ज्यादा इच्छुक नहीं होते, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है व्यापार की, वो अक्सर व्यापार में ज्यादा आते हैं। लेकिन बाकी लोग, जिनको अपन आमतौर पे मिडिल क्लास कह दें, जो सबसे प्रमुख हिस्सा है अपनी आबादी का, वो लोगों की इच्छा हमेशा ये होती है कि सिक्योर